11 शुरू। हेलो बच्चों, तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड से आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, आईआईटी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में या एम्स के एग्जाम में कहीं भी एक भी सवाल नहीं मिलेगा, तो वहाँ के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि फिज़िक्स क्या चीज़ है, फिज़िक्स में बेसिक क्या क्या बातें हैं और इन 2 साल में आपको क्या क्या फिज़िक्स में पढ़ना है। एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। माई नेम इज़ अलक पांडे, दिस इज़ आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिज़िक्स वाला। इस चैप्टर के और इसके बाद भी 11th में जितने चैप्टर्स हमने चैनल पे कवर कर रखे हैं, 90% कवर्ड हैं, उनके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जो कि नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में लॉन्च हो जाएगी। नाम अभी नहीं बता रहे वेबसाइट का, जब लॉन्च होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको नाम और लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में मिलेंगे और बाकी चैप्टर्स के भी धीमे धीमे नोट्स वहाँ पे अपलोड होते जाएंगे जैसे जैसे साल प्रोसीड करता जाएगा। साथ में आपको वहाँ पे जिस लेवल के असाइनमेंट कोटा की कोचिंग्स में चल रहे हैं उससे पैरेलल एकदम लेवल के असाइनमेंट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में। साथ में उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे और बहुत ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो वेबसाइट लॉन्च का वेट मैं भी कर रहा हूँ, शायद आप भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। मैंने लास्ट ईयर इसको छोड़ दिया था, अब इस ईयर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या लिखा है बोर्ड पे? ये कुछ जौ लिखा है बच्चों। ये 15th सेंचुरी का टेक्स्ट है और ये कौन सी भाषा है? जी हाँ, सबने सही पकड़ा, ये ग्रीक भाषा है। इस लेटर का मतलब होता है फिजिक्स। एक मिनट, इस लेटर का मतलब होता है नेचर और कहा जाता है कि फिजिक्स इन लेटर्स से ही डिराइव हुई है। क्या है फिजिक्स? एनसीईआरटी हमसे पूछती है व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज नेचर। जिस वर्ड का मतलब नेचर है उसी वर्ड से डिराइव हुआ फिजिक्स। मैं तुम्हें कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? कैसे बताऊं व्हाट इज फिजिक्स? ये दिन और रात का होना, ये गर्मी ठंडी बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, वो समुद्र में लहरों का बनना, वो ज्वालामुखियों का फटना, वो तुम्हारी चाय को गर्म करना और वो तारों का ठंडा होना, ये आवाज मेरी जो तुम सुन पा रहे हो और ये लाइट जो तुम देख पा रहे हो, ये घर में जो पंखे चल रहे हैं, ये घर में जो टीवी की स्क्रीन पे इमेज बन रही है, ये सब एक्सप्लेन हुआ है बाय फिजिक्स। थोड़ा शायराना हो गया, क्या करें, इतना तो बनता है फिजिक्स के लिए। फिजिक्स इज द लॉज physics is laws that explain what? Everything. Laws that explain the physical world. ये आसपास की दुनिया को समझाया जिसने, वो है फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिक लॉज ऑफ नेचर। साइंस सच है कि गॉड सच है, इस पे आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। शायद ये दोनों चीजें एक ही तरफ जा रही हों, दोनों एक ही चीज हों। दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज लव। फॉर मी फिजिक्स इज लव। तो एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर होने वाला है। फिजिक्स क्या है कुछ फील हुआ? जितने भी लॉज बने, जितनी भी चीजें बनी, सब फिजिक्स से एक्सप्लेन हुई। कहा जाता है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। केमिस्ट्री वाले नाराज ना हो, केमिस्ट्री इज जस्ट स्टैम्प कलेक्टिंग। ठीक है, स्टैम्प को बटोरना, रटना है, ऐसा कहा जाता है। मिटा रहे इसको। आई एम सो सॉरी जितने लोग का केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके बाद एनसीईआरटी हमसे कहता है फिजिक्स के 2 बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम। फिजिक्स के 2 बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल, एक है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। ये 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको हर बड़े फिजिसिस्ट ने अपने दिमाग में रखा। यूनिफिकेशन की बात करते हैं पहले। यूनिफिकेशन,
फिजिक्स में बच्चों हमारा एम होता है कि हम बहुत ढेर सारे फिनोमेनास को किसी एक लॉ की हेल्प से समझा दें। ऐसा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत ढेर सारे फिनोमेनास को यूनिफाई करें एक सिंगल लॉ से समझाने के लिए। जैसे एक एप्पल का गिरना, है ना, एप्पल फॉलिंग, और इवन हमारे मून का रिवॉल्व करना। अब देखो एक एकदम छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, पेंडुलम का स्विंग होना, अलग अलग दुनिया की बातें, और सब एक्सप्लेन हुए बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो एक सिंगल लॉ ने यूनिफाई किया इन सारी चीजों को। यूनिफिकेशन बहुत पॉपुलर चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कहां नहीं लगाते? हम बोलते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम मैग्नेटिज्म के अंदर लेंस लॉ पढ़ते हैं, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स सेकंड लॉ पढ़ते हैं, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम बर्नौलीज थ्योरम फ्लूइड में पढ़ते हैं, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यार कितनी ढेर सारी अलग अलग चीजों को हम सिर्फ किससे एक्सप्लेन करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज यूनिफिकेशन इन फिजिक्स। बहुत ढेर सारे फिनोमेनास को एक सिंगल लॉ से समझा देना। मैंने बताया ना, लेंस लॉ पढ़ोगे आप मैग्नेटिज्म में, अरे बहुत है यार इसमें, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मतलब इनफाइनाइट चीजें मैं लिख सकता हूं, इसमें लिखता जाऊंगा, एंड नहीं होगा। किरचॉफ सेकेंड लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इन फ्लूइड, बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड, कोई लिमिट नहीं है, सबको एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दिस इज यूनिफिकेशन। खूब ढेर सारी चीजों को एक सिंगल लॉ से एक्सप्लेन करो। स्टीफन हॉकिंग सर ने इस पे एक किताब भी लिखी, लेट ग्रेट स्टीफन हॉकिंग सर ने इस पे एक किताब भी लिखी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कोशिश किया इस दुनिया में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं सबको एक लॉ से समझा दूं। यूनिफिकेशन पे बेस्ड थी उनकी पूरी किताब, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कहा फिजिक्स में जरूरत ही नहीं है इतने ढेर सारे लॉस पढ़ने की, ऐसा एक यूनिक लॉ मैं निकालूंगा जिससे इस दुनिया के सारे फिनोमेनास को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहुंच भी गए थे उसके काफी क्लोज। इन्होंने वो लॉ दिया, शायद वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऐसा इन्होंने कहा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड दिस इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो दिस इज नॉट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये अलग है, स्पॉन्टेनिटी की बात करता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं यूनिफाई करने की, जैसे मैक्सवेल आए, यार इसका कोई लिमिट नहीं है चीज जो बताने मैंने आपको स्टार्ट की है, मतलब ये फिजिक्स की बहुत ही बेसिक चीज है। मैक्सवेल ने चार इक्वेशन दी और उन चार इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा 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 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिजिक्स की इतने बड़ा पूरा ब्रांच इनके चार बेसिक इक्वेशन में कंटेन्ड है। मैक्सवेल की चार इक्वेशन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहा जाता है। नेट पे सर्च करोगे समझ में कुछ नहीं आएगी। तो ये सब कोशिश है यूनिफिकेशन की, और ये चलती रहेगी जब तक ह्यूमन रेस जिंदा रहेगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीज़ों को कलेक्टिव फॉर्म में पढ़ें, एंड दैट इज यूनिफिकेशन प्रिंसिपल। रिडक्शनिज्म पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। रिडक्शनिज्म इज कि आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के उसको सॉल्व कर लो।
दैट इज रिडक्शनिज्म। मान लो कोई सवाल है कि यहाँ से एक बुलेट चली और वो बुलेट जाके एक ब्लॉक में धंस गई और वो ब्लॉक जाके फिर एक पेंडुलम को मारा और वो पेंडुलम उठकर ऊपर चला गया। आपसे पूछा पेंडुलम कितना ऊपर गया। अब इस प्रॉब्लम को एक बार में करना इम्पॉसिबल है। यहां से गोली चली, मोमेंटम जुर्र घचाक अंदर घुसा, किसमें, किसी ब्लॉक में, घचाक मोमेंटम खत्म हुआ, फोर्स जनरेट हुआ, कोलिजन हुआ। किस तरह का कोलिजन है, इन इलास्टिक। फिर वो जाके पेंडुलम को मारा, दूसरा कोलिजन मोमेंटम का फिर से ट्रांसफर हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ। उस एनर्जी के ट्रांसफर से पेंडुलम उठकर ऊपर गया, फिर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। पेंडुलम जब रखा था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जब मारा तो पोटेंशियल थी, मारने के बाद काइनेटिक मिली, फिर काइनेटिक से पोटेंशियल। तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर सॉल्व करने को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। Reductionism is breaking a very complex problem, a complex situation into smaller parts. ये भी फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। दो बेसिक प्रिंसिपल, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इज ब्रेकिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट्स देन सॉल्विंग दोज स्मॉल पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करो, पूरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मिटा रहे ये बातें, समझ गए आप रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन। इसके बाद एनसीईआरटी हमसे बात करती है स्कोप ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स का क्या स्कोप है, क्या स्कोप है फिजिक्स का। मतलब हिंदी में मैं बोल दूं तो औकात क्या है फिजिक्स की, है ना। दिल पे हर्ट कर दिया। स्कोप ऑफ फिजिक्स। बच्चों यहां पे एनसीईआरटी स्कोप ऑफ फिजिक्स से कहना चाहती है कि फिजिक्स का क्या सिलेबस है। और तुम्हें पता है फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है सब आपको 11th-12th में पढ़ा दिया जाता है। डर लगने लगा, सब ऊपर ऊपर से। अपना इंडिया हो गया, अपना श्रीलंका हो गया, अपना नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जितने भी हम लोग के आसपास की कंट्रीज हैं, यहाँ का एक सिलेबस का पैटर्न है कि 11th-12th में पूरी दुनिया की फिजिक्स आपको पढ़ा देते हैं, पर ऊपर से। तो देखना जितनी भी चीजें बताऊंगा कि फिजिक्स के अंदर है वो सब आपको पढ़ दी है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स दो पार्ट में हम समझेंगे। फिजिक्स की दो बड़ी ब्रांचेस कह सकते हो, दो पार्ट में हम इस चीज को समझेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स को। पहला पार्ट है मैक्रोस्कोपिक पार्ट। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो मतलब बड़ा। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक पार्ट। दो बड़े पार्ट में तोड़ दिया। मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करना, माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें। तो बच्चों कौन सी स्टडीज अभी अभी स्टार्ट हुई होंगी, क्या लगता है? माइक्रो, ये लेटर ऑन स्टार्ट हुई। छोटी छोटी चीजों की स्टडी, इलेक्ट्रॉन वगैरह की स्टडी, प्रोटॉन वगैरह की स्टडी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी, ये लेटर ऑन आए। और ये बहुत पुरानी है मैक्रोस्कोपिक स्टडी। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स की स्टडी, ये सब बहुत पुराना है। सो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल गाने नहीं बोलते, पुराने गाने, वैसे क्लासिकल फिजिक्स। और ये डील करती है बड़ी बड़ी चीजों से। और इसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम, मैक्रोस्कोपिक या क्लासिकल। ये क्या किया रे फिजिक्स का बंटवारा। क्या ये बंटवारा फिजिक्स में होना जरूरी था? हर घर की तरह जरूरी था। यहां के लॉज यहां नहीं लग पाए, यहां के लॉज यहां नहीं लग पाए। जब मैं एक मून को देखता हूं तो मैं श्योर होता हूं कि वो मून इस टाइम इसी जगह पर है। पर जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे है। इलेक्ट्रॉन इज बोथ अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, बहुत ही रीसेंट डिस्कवरीज हैं। क्वांटम फिजिक्स आपको बहुत ही ऊपर से पढ़ाया जाएगा, ऐसे तो ये भी बहुत ऊपर से पढ़ाया जाता है। और यहां के लॉज काफी फिक्स हैं, ठीक है। अब ये क्लासिकल फिजिक्स भी फर्दर डिवाइड हुई चार पार्ट में। सबसे पहला पार्ट मैकेनिक्स, जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। दूसरा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया जाएगा। तीसरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
ये भी आपको क्लास नहीं ये 12th में पढ़ाया जाएगा। चौथा पार्ट ऑप्टिक्स, ये भी आपको 12th में। तो ये 2 पार्ट 12th में, ये 2 पार्ट 11th में, बराबर नहीं। क्वांटम फिजिक्स जो कि बाद में आई, तो इसका नाम पड़ा मॉडर्न फिजिक्स, नए जमाने की नई फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स आपके क्लास 12th के सिलेबस में। इवन केमिस्ट्री में एक चैप्टर है 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स की काफ़ी ज़्यादा झलक आपको मिल जाती, काफ़ी झलक मिल जाती है चीज़ें। कई लॉज यहाँ के वहाँ वैलिड भी हैं और कई वहाँ नए भी बने हैं। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये चीज़ें 11th में करनी है। ऐसा नहीं 11th का सिलेबस छोटा है, 12th का बड़ा है, इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल है। इवन मेरी सच बात मानो तो 11th का सिलेबस ज़्यादा हैवी पड़ता है एज कम्पेयर टू 12th, क्योंकि बच्चा अभी नया 10th से 11th में आता है और जंप बहुत बड़ी है, किताब बहुत मोटी है। तो मैकेनिक्स के अंदर मैं चैप्टर्स का नाम नहीं लिख रहा, लिखने को मैं लिख सकता हूँ, सब पे वीडियो मैंने किए हैं। सीक्वेंस में चैप्टर का नाम लिखना बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कि काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन, फ्लूइड, है ना, फ्लूइड, और अपना SHM, अपना वेव्स, इलास्टिसिटी, ऐसे नहीं। मैकेनिक्स के अंदर पढ़ना क्या है, मैकेनिक्स के अंदर एक कार का मोशन होना, कार कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कार सीधे रास्ते पे कैसे चलती है, तिरछे मिर्छे रास्ते पे कैसे चलती है, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होता है, फ्रिक्शन की फोर्स का क्या कहानी है, एक रॉकेट कैसे उड़ता है, रॉकेट का प्रोपल्शन कैसे बेस्ड है न्यूटन्स के लॉज पर, एक रॉड कैसे मुड़ जाता है, बेंडिंग ऑफ रॉड, या कोई वायर कैसे खिंच जाता है, स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर, एक व्हील कैसे रोटेट करती है, व्हील का रोटेशन, है ना, साउंड कैसे सुनाई पड़ता है, साउंड वेव का प्रोपोगेशन, लाइट के बारे में यहाँ बात नहीं होती है, फ्लूइड की बातें होती है कि भाई कोई चीज फ्लोट कैसे करती है, तो फ्लोटेशन की बातें। तो बहुत से फिनोमेनन्स हमको मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने हैं। फ्लूइड पढ़ेंगे पूरा, वेव्स पढ़ेंगे, साउंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल, और इवन मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट अंदर ग्रेविटेशन, ये भी हमारा मैकेनिक्स के अंदर आएगा। एक बहुत ही बड़ी फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स। दूसरी एक छोटी ब्रांच है आपके सिलेबस के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स। वैसे छोटी नहीं है, आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत छोटी है। यहाँ बहुत ही कम चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। आपको कुछ लॉस पढ़ाए जाएंगे जिनके ऊपर थर्मोडायनेमिक्स बेस है। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट वगैरह की आपसे बात की जाएगी, आपसे टेम्परेचर की बात की जाएगी, और आपसे बात की जाएगी कि हीट इंजन कैसे चलता है, हीट इंजन आपसे बात की जाएगी। रेफ्रिजरेटर कैसे चलता है, रेफ्रिजरेटर कैसे पानी ठंडा होता है, और आपसे बात की जाएगी कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, कौन से स्पॉन्टेनियस नहीं होते। ये अपनी भाषा में बता रहा हूँ, मतलब कौन सी चीज़ अपने आप होती है, कौन सी नहीं। ये सिलेबस आपका हुआ क्लास 11th का। फिर स्टार्ट होगा क्लास 12th। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आपको बहुत कुछ पढ़ना है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज के इंटरेक्शन क्या होते हैं, फील्ड क्या होती है, करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक है, डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करते हैं, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, जनरेटर्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज़ होती है, जिसको आप लाइट की वेव समझते हो तो लाइट वेव होती है, कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव तो भी आएगा आगे यहाँ ऑप्टिक्स में। अब ये पार्ट पहले 11th में डाला सीबीएसई ने, फिर 12th में डाला। खैर आज के टाइम में ये 12th पे है इस ईयर। ऑप्टिक्स के अंदर आपको पढ़ना होगा लाइट का नेचर, कि लाइट क्या है, लाइट वेव है, लाइट रे है, लाइट पार्टिकल है क्या लाइट। इसके अंदर पढ़ना होगा मिरर्स क्या होते हैं, इसके अंदर आपको पढ़ना होगा लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, रेनबो कैसे बनता है, वगैरह वगैरह। मॉडर्न फिजिक्स में आपको बात करेंगे हम कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या नेचर होता है, पार्टिकल होता है कि इलेक्ट्रॉन वेव होता है। हम बात करेंगे एक्सरेज क्या होती हैं, हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स क्या चीज़ होते हैं, हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फिनोमेने होते हैं और कैसे न्यूक्लियस की फिजिक्स एटम की फिजिक्स से डिफरेंट होती है। यार
इट्स सो वास्ट, इट्स सो वास्ट। तो ये डिस्कशन होने हैं 11th 12th में। आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से आप उतार सकते हैं, इतने से कुछ काम बनेगा नहीं, बोर्ड पे बोर्ड भरेगा साल भर। बहुत बड़ा है ये क्लास 11th 12th फिजिक्स का सिलेबस, सब कुछ पढ़ा दिया आपको पूरे फिजिक्स में। मिटा दें इसको, मिटा दें, ओके। इसके बाद एनसीईआरटी हमसे बात करती हैं कि हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, सोसाइटी की ग्रोथ फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर होती है। मेरा तो ये मानना है टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स का पार्ट है। मैं तो सब कुछ फिजिक्स के अंदर लेना चाहता हूं, लालची इंसान हूं। एक समय था कि हमें लगा कि जो हमारे पास इंजन्स हैं, एक टाइम स्टीम इंजन होते थे हमारे पास, आज की डेट में ये फ्लॉप हो चुके हैं, पुरानी बातें। इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, किसके लिए? सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो हमें टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट चाहिए, यानी टेक्नोलॉजी में हमें एक नीड है। जब भी हमें टेक्नोलॉजी में किसी नई चीज की नीड होती है, तब हमारे पास किसी नई फिजिक्स की ब्रांच का जन्म होता है। तो एक न्यू फिजिक्स की ब्रांच का जन्म हुआ जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर खूब ढेर सारे हीट इंजन पढ़े और फिर उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया। तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से या टेक्नोलॉजी के रिक्वायरमेंट से या टेक्नोलॉजी के बर्थ के लिए फिजिक्स का बर्थ होता है। इसके लिए ये आया। जस्ट उल्टा भी हो सकता है, जस्ट उल्टा भी हो सकता है। जिस टाइम सेमीकंडक्टर की स्टडी स्टार्ट हुई, हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा, हमने सिलिकॉन की चिप्स डेवलप करना स्टार्ट की, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया और एक नई टेक्नोलॉजी की बर्थ हुई। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, एक से दूसरा पैदा होता है, दूसरे से पहला, और वो बर्थ थी जिससे अभी सब कहानी चल रही है, जिससे आप मेरे को देख रहे हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स, इवन एलईडी टीवी, पूरी अब आपने देखा होगा टीवी एलईडी हो गई है। लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड की डिस्कवरी थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी है ये सब। यानी फिजिक्स बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, और जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होता है तो फिर जाके फिजिक्स को ही बढ़ाना पड़ता है। जैसे ये देखो, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं हम। दिस साइड इज फिजिक्स एंड दिस साइड इज टेक्नोलॉजी, और यहाँ उल्टा हो गया, इस साइड टेक्नोलॉजी, उस तरफ फिजिक्स। ठीक है, दोनों इंटर रिलेटेड है, एक साथ चलते हैं। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी की बहुत अच्छे से। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगा। हमने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया। मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी, समझो, ये मोबाइल फ़ोन बना है, पर फ़ोन करना, कनेक्ट होना, ये वेव्स का काम था। फिजिक्स में हमारे पास एक नई ब्रांच आई, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी की। अरे वाह, इससे तो ये हो सकता है, लो कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया। तो कई बार टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से फिजिक्स की डेवलपमेंट आई, मतलब जब टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट थी तब फिजिक्स। कई बार फिजिक्स पहले आ गई और उससे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, और दोनों से ही सोसाइटी का भला हुआ, बुरा भी हुआ, बुरा भी हुआ। वर्ल्ड वॉर में जब एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी कर ली गई, तब फिजिक्स ने बुरा भी कॉज किया। तो अपने हाथ में था, अपने हाथ में था कि उस एटम बॉम्ब को किस लिए यूज करना है, धूम करने के लिए या ढेर सारे गांव में बिजली लाने के लिए। जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो एक बहुत बड़ा बून भी है और बहुत बड़ा कर्स भी है। बून इसलिए कि न्यूक्लियर एनर्जी अनलिमिटेड है हमारे पास, करोड़ों साल तक चल सकती है, पर उससे आप एक दूसरे को उड़ा भी सकते हो।
तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा या सोसाइटी का डिग्रेडेशन होगा, ये हम पे डिपेंड करता है। ये थी फिजिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक सी बातें। लेक्चर को एंड करते हैं फिजिक्स की 4 फंडामेंटल फोर्स को पढ़कर। इनके सिवा फिजिक्स में जितनी भी फोर्स होंगी वो इन 4 कैटेगरी के अंदर से ही आएंगी। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, या इन फिजिक्स बोल लो, अब तो आप भी मान गए होंगे नेचर मतलब फिजिक्स। बाकी इसके सिवा जितनी भी फोर्स, आप सिलेबस में बहुत तरह की फोर्स पढ़ोगे, आप 100-200 फोर्स पढ़ डालोगे 11th-12th में, पर वो सब इनमें से ही किसी ना किसी कैटेगरी में से आएंगी। 3 कैटेगरी से आएंगी, चौथी से तो कोई आता भी नहीं है। पहली कैटेगरी है ग्रेविटेशन फोर्स, मोस्ट कॉमन। दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वेरी कॉमन फोर्स, यहां से भी ज्यादातर फोर्सेस आएंगी। तीसरी है आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्सेस होंगी, यहां लिख लेते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इसकी स्टडी आप बहुत ही कम करोगे, लास्ट वाली। बाकी सब तो आपको काफ़ी पढ़ाई जाएंगी, सिलेबस में भी रहेंगी आपके। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, इस यूनिवर्स के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करता है। फोर्स कितनी होती है ये डिस्कशन आज नहीं करेंगे, ये ग्रेविटेशन के चैप्टर में हो रखा है। बस इस यूनिवर्स के हर 2 पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज मतलब ये बहुत लंबे डिस्टेंस तक एक्ट कर सकती है ना। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रही है बहुत लंबे डिस्टेंस पे, तो इनकी कोई डिस्टेंस की लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बिखरी हुई फोर्स है। ये इन चारों में से वीकेस्ट फोर्स भी है। अब आप कहोगे कि यूनिवर्स में जो बड़े बड़े चीज हैं जैसे प्लैनेट्स वगैरह वहां पे बड़ी, हाँ तो वहां मास बड़ा है तो वहां बड़ी हो जाती है। अदरवाइज दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हाँ, पर ये लॉन्ग रेंज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, और हमेशा अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फोर्स आती है वो 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में आती है। दोनों सेम तरह के होंगे तो रिपेल कर जाएंगे, दोनों अपोजिट तरह के होंगे तो अट्रैक्ट कर जाएंगे। सब जानते होंगे ये बात। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, अदरवाइज दे रिपेल, सेम चार्जेस। ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। डिस्टेंस से इसको भी फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगती है, कम हो जाती है, डेफिनेटली डिस्टेंस के साथ डिक्रीज तो करेगी। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, सेकंड नंबर पे आती है। सो इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अभी कंपैरिजन कर देंगे कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक। मीडियम की बात करो तो इसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं, इसको भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं, इन दोनों को नो मीडियम रिक्वायर्ड, मतलब है तो ठीक है मीडियम, नहीं है तो भी ठीक है, दोनों लॉन्ग रेंज है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर के अंदर ही इसकी बात होगी, न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों न्यूक्लियस की अगर बात करें, एटम की नहीं, न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये होते हैं। आप सब इतना तो जानते ही हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं, बहुत जाहिर सी बात है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रिपेल किए। तो ये न्यूक्लियस में बंद कर कैसे रह रहे हैं? इनको तो फट जाना चाहिए था, प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन लगना चाहिए था और इनको फैल जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं टू बी एग्जैक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म की भी फोर्स थी, इसके अंदर बहुत सी चीजें मैं गायब कर रहा हूँ, अभी तो आप समझ रहे हो, ब्रांच है।
तो इनको तो रिपेल करना चाहिए था, इसको तो फट जाना चाहिए था। तो होता क्या है, देखा गया है कि न्यूक्लियस के पार्टिकल के अंदर, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक फोर्स होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और इवन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ये जो फोर्स हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और बच्चों, इन फोर्सेस का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगने वाली, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगने वाली, सब बराबर होती हैं। कोई भेदभाव नहीं करता। चार्ज, ये चार्ज है नहीं, इसके लाल हैं, इसके बच्चे हैं। न्यूक्लियस के अंदर इसके सारे बच्चे हैं, सारे बच्चों को आपस में राखी के बंधन से बांध देता है। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं करता कि तुम प्रोटॉन हो, तुम पे चार्ज है तो तुम रिपेल करोगे या तुमको फोर्स ज्यादा, सबको बराबर। सारे बच्चों को इसने बांध के रखा हुआ है आपस में। एंड दैट फोर्स बिटवीन, among, not between, among nucleons is called strong nuclear force. It is the strongest force in the nature. It is the strongest force in nature. But it is short range. ये बहुत लंबे डिस्टेंस पे नहीं लगती, ये 10 to the power -15 मीटर के डिस्टेंस पे लगती है, न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तभी ये एक्ट करना स्टार्ट करेगी। न्यूक्लियस का जो रेडियस रदरफोर्ड ने बताया था 10 to the power -14 या 10 to the power -15 के आसपास, बहुत छोटा, वहीं पे ये एक्ट करेगी। इवन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन शेल्स में होता है। ये डिस्टेंस बड़ा है, दिस डिस्टेंस इज लार्ज, दिस इज 10 to the power -10 मीटर। ये डिस्टेंस बड़ा हो गया 1 एंगस्ट्रॉम के पास का। ये 10 to the power -15। दिस फोर्स डू नॉट एक्ट बिटवीन, जैसे न्यूक्लियस मान लो, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये मान लो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज नॉट न्यूक्लियर फोर्स। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं, सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के बीच में, इतनी दूर नहीं लग सकती, शॉर्ट रेंज। फिर आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में हम आपको शायद ही कुछ बता पाए इसके अलावा कि ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी ये भी 10 to the power -15 मीटर पे लगती है। ये एक वीक फोर्स है, वीकेस्ट नहीं बोलेंगे, वीकेस्ट नहीं बोलेंगे। फर्स्ट नंबर हम इनको देते हैं, सेकंड नंबर इनको देते हैं, थर्ड नंबर उनको देते हैं, फोर्थ नंबर इनको देते हैं। और बच्चों ये एक्ट करती है ओनली इन रेडियो एक्टिव इमिशंस। बच्चों ये न्यूट्रिनो और एक पार्टिकल होता है एंटाई न्यूट्रिनो, सब ऊपर से जा रहा है, मैं समझ सकता हूं, कि इंटरैक्शन से पैदा होती है। इंटरैक्शन विथ बीटा पार्टिकल्स या विथ इलेक्ट्रॉन्स या विथ अदर पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब होते हैं तब ये फोर्स हमें दिखती है। ये क्वांटम वर्ल्ड की फोर्स है। इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का स्पिन वगैरह समझ में आना चाहिए। होता यह है कि इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। तो कहानी कॉम्प्लेक्स, इसको हम यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमको। स्पिन की कहानी है पूरी, अलग अलग डायरेक्शन भागते हैं, तो उनका स्पिन जब ऐसे जा रहे हैं तो ऐसा होगा, तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी। आप ये समझ लो, दे आर वेरी स्मॉल फोर्स एंड दे एक्ट ओनली इन रेडियो एक्टिव इमिशंस। इनके बारे में आप 11th-12th में कहीं कुछ नहीं पढ़ोगे। पहली बार आपको सिर्फ यही 3 फोर्सेस मिलेंगी, इसके सिवा जो फोर्स मिलेगी इसके अंदर आ जाएगी, दैट्स इट। लास्ट में एक कंपैरिजन एनसीईआरटी भी करती है, हम भी कर देते हैं इन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर। सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। मैं ऊपर जो हेडिंग लिखी है उसको मिटा लूँ आपकी अगर मुझे इजाजत हो। तो जो कंपैरिजन है फोर्सेस का बच्चों वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म वाली फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दो, मैग्नेटिज्म तो ब्रांच हो गई। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में सबसे वीक ग्रेविटेशनल। सबका अपना इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन को आज से तुम भाव नहीं दोगे। अगर इसको हम 1 मान लें
तो बच्चों ये 1/100 यानी 10 टू दी पावर -2, इसके कंपैरिजन में ये 100 गुना छोटी है। ये 10 टू दी पावर -13, इसके कंपैरिजन में 1/100000 13 बार, बहुत छोटी है। और इसकी बात करें तो 10 टू दी पावर -38, इसके कंपैरिजन में 1/10000000, समझ रहे हो? ये इससे कितना बड़ा है? 10 टू दी पावर 38 गुना बड़ा है। तो ये कंपैरिजन एक रफ कंपैरिजन है, एकदम स्पेसिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि किन पार्टिकल की बात कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 प्रोटॉन, मतलब ये फोर्स किसके बीच में है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो बिटवीन 2 प्रोटॉन, वीक न्यूक्लियर फोर्स 2 प्रोटॉन के बीच में डिफाइन ही नहीं है। तो एक रफ कंपैरिजन है डिफरेंट डेटा के बेसिस पे। तो यहाँ पे एक ये इंटरेस्टिंग सा चैप्टर खत्म हुआ, और सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट या यूनिट्स एंड डायमेंशन, अलग अलग हेडिंग्स मिलती है हमको अलग अलग बोर्ड्स में, वो हमारा यूट्यूब पे कंप्लीट है, आप उसको देख सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4-5 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट भी आ जाएगी, जहाँ पे आपको सारे मटेरियल भी मिलेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।